नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। और आज गुजरात और इसके साथ ही हिमाचल के जो मतगणना के बाद हम नतीजे देख रहे हैं, जो रुझान आने लगे हैं, उसने कई पार्टियों को खुशी दी है तो कई को टेंशन भी दी है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप सवेरे से 6 बजे से न्यूज इंडिया पर मतगणना का जो काम है उसको देख रहे हैं और 8 बजे से जैसे ही वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू हुई है आज सुबह 8 बजे, तब से न्यूज इंडिया लगातार आपको अपडेट करता जा रहा है हर खबर को, हर सीट पर, हर इलाके में, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल हो। कल भी आपने देखा कि एमसीडी पर न्यूज इंडिया लगातार लगा रहा है। हमारे रिपोर्टर्स, हमारी टीम लगातार लगी हुई है। रिसर्च की जो टीम है वो भी इस पर लगातार काम कर रही है। तो जो भी नतीजा है सबसे पहले आप देख पाए। 7वीं बार ये देश का भी एक रिकॉर्ड है कि किसी एक पार्टी ने एक राज्य में इतने लंबा समय तक शासन करने का मौका दिया हो तो गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और जिस तरह से रुझान अभी आ रहे हैं, ये जो गुजरात के इतिहास का पॉलिटिकल इलेक्टोरल हिस्ट्री है वो 149 एक ज़माने में कांग्रेस का था। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ने पहले ही कहा था कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतनी बहुमत लाएगी कि पुराने सारे रिकॉर्ड आंकड़ों के भी टूटेंगे और हमारे लीड के भी टूटेंगे। और आने वाले समय में 2024 में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे तो इस रिजल्ट से पूरे देश के भारतीय जनता पार्टियों के कार्यकर्ताओं का उत्साह, देश की जनता में एक ज़बरदस्त भरोसा ये गुजरात से जाएगा। इसलिए गुजरात इज़ अ मॉडल फॉर द नेशन। तो नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित भाई शाह जिस तरह से केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं और गुजरात उनकी भूमि है, तो इस भूमि से एक संदेश जा रहा है कि आने वाले 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से केंद्र में सत्ता पर आएगी। जड़फिया साहब, हार्दिक पटेल आगे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 23,000 वोट से आगे चल रहे हैं। आपके ही पाटीदार समुदाय के अल्पेश कथीरिया और गोपाल इटालिया पीछे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी से सूरत में। किस तरह से देखते हैं, पाटीदार समुदाय आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा? देखिए, 2017 में भी लोग यही कहते थे, लेकिन पाटीदार समाज, पटेल समाज सदा भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ रहा है। 90 के दशक से लेके अगर आपने शुरू किया हो आंकड़े लेना तो आप इतिहास भी ढूंढिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पाटीदार समाज गुजरात का वो चट्टान की तरह खड़ा है। इसलिए जितनी भी दंत कथाएँ, परिकथाएँ जो भी चलती है उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनलिस्ट, एक राष्ट्रवाद के साथ पाटीदार समाज पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आने वाले समय में भी खड़ा रहेगा। विपक्षों ने मोरवी का मुद्दा काफ़ी गरमाया, संवेदना जताई, संवेदनाओं के साथ भावनात्मक रूप से मोरवी को कनेक्ट करने की कोशिश की, बावजूद कांति अमृतिया भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं। देखिए, जब जब आपदा आती है कांग्रेस का यह रुख रहा है, कांग्रेस का इतिहास रहा है। चाहे फ्लड आया हो, चाहे ड्रॉट हो, चाहे कोरोना हो, उस समय आपत्ति काल में शासन के साथ खड़ा होकर कहना चाहिए कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। चुनाव के दिन आप तलवार लेकर लड़ लीजिए, बैलेट में लड़ लीजिए, लेकिन जब कुदरत की आपत्ति आती है, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, तो कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है, उस समय जनता के साथ सिर्फ उकसाने का काम करती है, भरोसा तोड़ने का काम करती है। इसके बजाय अगर कांग्रेस सकारात्मक मुद्दे पे काम करती तो शायद उसकी सीटें, आज जो हालत हुई है उससे थोड़ी उनकी सम्मानजनक हालत होती। लेकिन कांग्रेस का ये रवैया शुरू से ही रहा। देखिए, जब कोरोना आया तब भी वही, इस वैक्सीन को मत लीजिए, इससे ये होगा। ये सारी चीज़ें जिस तरह से हो रही है, कांग्रेस इज डिसमेंटलिंग इटसेल्फ। It is not that because of BJP Congress is dismantling. They are dismantling themselves and they are sinking themselves. What can we do about? जड़फिया साहब, एक आखिरी सवाल। 19 बागी इस बार ताल ठोक रहे हैं विधानसभा चुनाव में। धानेरा में शंकर चौधरी काफ़ी 10,000 से ज़्यादा वोट से पीछे चल रहे हैं। मावजी देसाई जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं, वो मुश्किल बनी है शंकर चौधरी के लिए, जीत के लिए। किस तरह से देखते हैं बागियों को? शंकर भाई तो आगे चल रहे हैं। सवाल वो थराद का कहाँ है? आप तो कह रहे हैं धानेरा वाला। देखिए, आखिरी में मावजी देसाई आगे, हाँ, लेकिन वो शंकर भाई के सामने नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं थराद से। देखिए,
आखिरी आंकड़े आने दीजिए, बागी जो लड़ रहे हैं उनका भी परिणाम जब तक आता है 3-4 बजे तक तो पूरे आंकड़े आ जाएं, तो कितने उसमें बच पाएंगे वो भी सवाल है ना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने जिस तरह से प्यार दिया है, किसी पेड़ को पौधे को खाद पानी करके जिस तरह से फल लगाते हैं ना, ऐसे फल गुजरात की जनता ने हमको दिया है। तो यह प्रजा को पहुंचाने की जिम्मेवारी हमको दी है, तो ये उत्तरदायित्व है। तो उत्तरदायित्व हम ठीक तरह से निभा रहे हैं, इसका ही तो परिणाम है। क्या हर्ष संघवी डिप्टी सीएम होंगे? That is the question of parliamentary board to decide. Who are we to talk about? थैंक यू, थैंक यू। ये थे गोवर्धन झड़फिया जी, जिनका कहना है कि हर्ष संघवी अगर डिप्टी सीएम बनने हैं तो उसका भी सुनिश्चित पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मेहुल जाला, न्यूज़ इंडिया, गांधीनगर। आप सुन रहे थे गोवर्धन झड़ाफिया, जो नरेंद्र मोदी सरकार में एक जमाने में गृह मंत्री हुआ करते थे, होम मिनिस्टर हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी के विश्वस्त लोगों में से माने जाते थे। हालांकि उसके बाद वो पार्टी छोड़कर चले गए थे और फिर उनकी वापसी यहाँ पर हुई है। उस पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल झाला ने बात की है गोवर्धन झड़ाफिया से बागियों को लेकर। सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि 19 बागी जो है वो बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं उनको। लेकिन मैं देख रहा था कि चुनाव नतीजों पर अभी जिस तरह से मतगणना हो रही है, 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस 19 सीटों पर है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने इन चुनावों में एक बात कही थी बार बार कि इस बार नरेंद्र भाई का जो रिकॉर्ड है वो भूपेंद्र भाई तोड़ेंगे। नरेंद्र भाई का रिकॉर्ड था 127 का 2002 का, और 149 का रिकॉर्ड रहा है माधव सिंह सोलंकी का गुजरात में 182 सीटों पर सबसे ज़्यादा का। तो नरेंद्र भाई का रिकॉर्ड टूटेगा या माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड टूटेगा, इस सब पर तो अभी टाइम लगेगा, 4-5 घंटे में हमको इस पर जानकारी मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस तरह से कर रही है, इस पर सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुभव चक हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गुजरात से राजकोट से हिमांशु भायानी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, और शुभ मल्होत्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, जो नतीजे अभी दिखाई दे रहे हैं, काउंटिंग कहना चाहिए उसको कि काउंटिंग जिस तरह से चल रही है, क्या कांग्रेस गुजरात में जो अपना रिकॉर्ड है उससे भी बहुत पीछे आ जाएगी? विजय जी, आपको भी पता है अभी तो ये एक ही राउंड पूरा हुआ है जी, पर मैं ये कहूँ कि ये सोचने का विषय नहीं है, तो मैं नाइंसाफ़ी करूँगा कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब चाहे रुझान ही है अभी एक ही रुझान के, तो वो थोड़े से मेरी आशा के अनुरूप नहीं है। तो जिसको कि मैं ये कहूँ कि नहीं वो मेरे को नहीं आता है, मैं स्वीकार करने वाला इंसान हूँ कि जो ये रुझान भी है वो मेरी सोच के करीब नहीं है जी। तो इसके लिए हमें सोचना होगा। मैं हमेशा जनादेश को स्वीकारता हूँ कि, और उससे सोचने और समझने की बात है कि इस चुनाव में हम कहाँ थे, कैसे थे और क्या कर रहे थे, कि जो भी जनादेश है उसका हमें सम्मान करना चाहिए और लोगों के जनमत को मानते हुए। पर मुझे अब भी यकीन है कि हम अभी पोस्टल वोट ही खत्म हुए हैं और एक राउंड की भी पूरी काउंटिंग नहीं हुई है। पहला राउंड हो गया है कि आने वाले समय में नतीजे बदलेंगे। वसीम साहब, जो आपने कहा कि हमें ये सोचना चाहिए, ये बहुत अच्छे से आपने बात कही कि कहाँ थे और क्या कर रहे थे, तो ये सवाल आप राहुल गांधी जी को लेकर कर रहे हैं? नहीं, ये हर व्यक्ति जो कांग्रेस के चुनाव का हिस्सा है जी, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक का, सबके लिए सोचने का विषय रहेगा जी। विजय जी, हम एक नेता नीति नियत पे चलते हैं, तो हमारी नीति को भी देखना है कि कहाँ हमें चुनाव में जीतने वाली नीति में कहाँ कमी रह गई है जी। पर मेरे को अभी भी विश्वास है कि हम कुछ बड़ा करेंगे जी। वसीम जी, वैसे आपके लिए कांग्रेस को हिमाचल से एक अच्छी खबर आ रही है कि अभी बराबरी का मुकाबला चल रहा है, फिलहाल तो आगे ही दिख रही है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिमला से जुड़े हुए हैं, चारुल जसवीर से।
कुछ जानना चाहती हैं? बिल्कुल जसवीर, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि देखिए अगर हम इस सिचुएशन को देखें, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, उम्मीद अभी भी कायम है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास एक प्लान बी वाला ऑप्शन जो है निर्दलीय को लेकर, उसकी आप कितनी संभावनाएं देख रहे हैं? क्योंकि बहुमत के करीब अमूमन दोनों ही जाते नजर आ रहे हैं रुझानों में। बिल्कुल चारुल, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी रुझान आ रहे हैं वो सारे कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं और बीजेपी पीछे होती नजर आ रही है। पर मुकाबला इतना कांटे का है, बिल्कुल कोई भी अंदाजा नहीं लगा, क्योंकि अभी तो रुझान ही आ रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत समय है रिजल्ट आने में। तो जो निर्दलीय हैं उनका अहम रोल हो सकता है, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं वो बिल्कुल कांटे का आ रहा है, 1-2 सीट का आगे पीछे हो रहा है। जो निर्दलीय जहाँ पे जीतेगा लगता है उसकी पूरी वैल्यू डाली जाएगी हिमाचल में, क्योंकि आगे पहले देखा जाता था कि हमेशा ही जब रिजल्ट आता है तो कोई ना कोई पार्टी को पूरा बहुमत मिलता है, पर इस बार लगता है कि बहुमत नहीं मिलेगा और जो आजाद उम्मीदवार है या कोई दूसरी पार्टी के उम्मीदवार है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जी जसवीर साहब, हिमाचल जो है पहाड़ी प्रदेश है और जब हिमाचल जाते हैं कालका जी से जैसे ही ऊपर चढ़ने लगते हैं परवाणु, और उसके बाद जब सड़क होती है तो उसमें हर 100 मीटर पर लिखा हुआ होता है आगे खतरनाक मोड़ है, और घाटी पर आगे पता नहीं होता कि क्या होगा। ऐसा ही हिमाचल का अभी की वोटिंग आपको काउंटिंग लग रही है? बिल्कुल विजय सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे का मोड़ का किसी को भी पता नहीं है, भी मोड़ किस तरफ जाएगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा या बीजेपी की तरफ जाएगा। सो जैसे जैसे रास्ता आगे जाएगा तभी पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि ये रास्ता किस तरफ जा रहा है, बीजेपी की तरफ जा रहा है या कांग्रेस की तरफ जा रहा है। क्योंकि जैसे रुझान आ रहे हैं, रुझान से तो पता ही नहीं चल रहा है, इतनी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कभी बीजेपी आगे हो जाता है, कभी कांग्रेस आगे हो रही है, क्योंकि जो पीछे से रुझान देखने को मिला था वो तो बीजेपी की सपोर्ट कर रहे थे, पर अब जो रुझान लेटेस्ट रुझान आ रहे हैं वो कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं। सो ऐसे जैसे आप बता रहे हो कि ये मोड़ इतने खतरनाक नजर आ रहे हैं और जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होती तब तक कोई कुछ नहीं कहता। जी, इलेक्शन पर बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल घाटलोडिया से आगे चल रहे हैं। 19,873 वोटों से वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के डॉक्टर अमी याग्निक जो हैं वो पीछे चल रही है। वैसे पिछले बार 2017 के चुनाव, जो पहला चुनाव था भूपेंद्र पटेल का, उन्होंने 1,17,000 वोटों से जीता था। तो इस बार वो उस लीड को बरकरार रखते हैं। मुख्यमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री पद के फिर से उम्मीदवार भी हैं, दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि भूपेंद्र पटेल ही बनेंगे, तो उनकी जो लीड है वो कायम रहती है या वो उसको कमज़ोर करती है डॉक्टर अमी याग्निक। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ शुभ मल्होत्रा जुड़ी हुई हैं, अनुभव जी भी जुड़े हुए हैं, अनुभव चक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वीरेंद्र वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी सहयोगी चारुल भी हैं, और हिमांशु भायानी गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकोट से। हिमांशु को गुजरात की एक एक सीट पर बड़ी पकड़ है। हिमांशु जी, अभी जो काउंटिंग चल रही है पहले दौर की खत्म हुई है, फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, आपको क्या लग रहा है इसी तरह से बढ़ेगी पार्टी और नरेंद्र भाई का रिकॉर्ड भूपेंद्र भाई तोड़ सकते हैं? अभी जिस तरीके से रुझान आ रहा है उसमें तो बिल्कुल ये लग रहा है, क्योंकि मतलब ये बहुत क्लियर बात है। जिस तरीके से टर्न अराउंड का आंकड़ा जो था, वोटर टर्न आउट का आंकड़ा जो कम आया था, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी के जो कमिटेड कार्यकर्ता, मतलब 1.25 करोड़ कार्यकर्ता, 3 करोड़ प्लस कुछ वोटर्स आए, तो उसमें से 1.25 करोड़ कार्यकर्ता, और यही दिख रहा है फिलहाल कि बीजेपी सक्सेसफुल हुई है मोबिलाइज करने में अपने कार्यकर्ताओं को। जो कि मैं बोल रहा था कि अपने कार्यकर्ताओं के वोट शेयर के साथ बीजेपी मतलब 42% वोट शेयर पे बैठी और बाकी 58% में कौन सी पार्टी कैसे आएगी। बट फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं उससे तो एक बात क्लियर हो रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सटीक वोटिंग किया है बीजेपी की तरफ में, और वही कार्यकर्ता शायद सक्सेसफुल हुए मोबिलाइज होने में। पर विजय जी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी ने इस बार मुझे लग रहा है कि एक ऐसा टेस्ट किया है कि आप लास्ट मिनट में आइए, 20 दिन में पूरा का पूरा ब्लिट्जक्रिग कीजिए, कैंपेनिंग कीजिए, मीडिया में किसी को जगह ना मिले, ऐसे छा जाइए। और मुझे लगता है वो 20 दिन की ये मेहनत है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है बीजेपी को शायद कैंपेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी गुजरात में। ऐसा इस बार इन्होंने टेस्टिंग ग्राउंड लेवल पे कर लिया, ऐसा मुझे लग रहा है। हिमांशु जी, इसमें एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस बार एक नई एंट्री थी, नए खिलाड़ी के तौर पे, बड़े खिलाड़ी के तौर पे। पिछली बार भी वो लड़े थे लेकिन 29 सीटों पर 29,000 वोट उनको मिले थे। लेकिन इस बार क्या आपको लगता है कि उम्मीद का तरह का परफॉर्मेंस जो है आम आदमी पार्टी यदि करती तो भारतीय जनता पार्टी पर रोक लग सकती थी, या उनके प्रदर्शन की वजह से ही कांग्रेस को नुकसान हो रहा है?
बिल्कुल, देखिए ये तो एक क्लियर बात है। अभी जिस तरीके से बातें आ रही थी पहले, बीजेपी, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, जो मैं मानने के लिए तैयार नहीं था जिस तरीके से कैंपेनिंग हो रहा था, बट आंकड़ों से अभी ये क्लियर हो रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है। मुझे लगता है उनका शायद जो भी अभी गुजरात के जो ईसुदान वगैरह जो भी स्टेटमेंट देंगे वो ऐसा देंगे कि हमने कांग्रेस के वोट काटे हैं। तो उस मामले में मुझे लगता है बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई है कि बीजेपी की बी टीम ही थी और ये वोट कटवा पार्टी साबित हुए। लेकिन एक बड़ा जो चीज हुआ है, इससे राजकीय समीकरण जो बनता है गुजरात में ये है कि थर्ड फ्रंट या अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो गई गुजरात में। मतलब जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी गुजरात में खत्म हो गई और बीजेपी की बी टीम के तौर पे अभी देखी जाएगी। और मुझे लगता है किसी थर्ड फ्रंट की अभी पॉसिबिलिटी गुजरात में आने वाले चुनावी सालों में हो सकता है, ऐसी संभावना अभी बिल्कुल कम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपना एजेंडा लेके आई थी वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली राइट एजेंडा था। तो उसमें भी अगर मान लीजिए कि वो नहीं कर पा रही है तो क्लियरली आम आदमी पार्टी, थर्ड फ्रंट या जो भी आप बोलिए उसकी क्रेडिबिलिटी अब गुजरात में खत्म होगी। जी हिमांशु जी, एक और सवाल आपसे मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये किसी भी पार्टी को कह देना कि बीजेपी की बी टीम है या वोट कटवा पार्टी है, ये सबसे आसान काम है। यदि कांग्रेस 77 से 20 पर आ जाती है तो कांग्रेस को वोट कटवा पार्टी क्यों ना कहे? वो आम आदमी पार्टी बेहतर कर सकती थी अगर कांग्रेस ठीक से चुनाव यदि अपने कैंडिडेट्स को नहीं उतारती पूरी जगह और यदि उसकी ताकत नहीं है। आम आदमी पार्टी क्यों वोट कटवा पार्टी है? नहीं, कांग्रेस का कमिटेड वोट शेयर था वही टूटा है और वही बीजेपी ने भी तोड़ा है, क्योंकि ट्रेडिशनली जो फाइट थी वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच थी, बीजेपी और आपके बीच नहीं थी। दिख रहा था बीजेपी और आपके बीच ट्रेडिशनली जो आर्क राइवल्स जिसको आप बोलो पिछले 27-20 साल से, तो वो कांग्रेस और बीजेपी थे। आम आदमी पार्टी ने आके पूरा डिस्टर्ब कर दिया। अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने राइट रिटर्न में गारंटी दिया है कि 5 सीट, तो मैं ये देख रहा हूँ आंकड़े जिस तरीके से आ रहे हैं, अभी 182 सीट्स के रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं, 151 पे बीजेपी आके 20 पे कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी 9 पे। तो शायद कांग्रेस मतलब उस तरीके से चली भी जाए जिस तरीके से रिटर्न गारंटी दी गई है, तो बिल्कुल ये साबित हो जाए। लेकिन ऑपोजिशन में आप क्या करती है देखना पड़ेगा। अगर ऑपोजिशन में आप बैठती है, क्योंकि ऑपोजिशन में बैठने के लिए भी आपको कुछ आंकड़े चाहिए, वो है या नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल झाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन अनुभव जी से एक छोटा सा सवाल लेना चाहता हूं। जो हिमांशु जी ने कहा, क्या आप आम आदमी पार्टी के भरोसे इस रिकॉर्ड पर पहुंच रहे हैं अपनी बी टीम के साथ? सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जो भी पार्टियां अन्य राज्यों में स्वयं को एक्सपेंड करने के लिए चुनाव लड़ने जाती है उनको भारतीय जनता पार्टी का बी टीम जो है बताने का प्रयास करा जाता है। कांग्रेस को अपनी कमजोरी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी कहीं से चुनाव लड़ते ही नहीं दिखाई दी, बिल्कुल विपक्ष विहीन चुनाव दिखाई दिया। और उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आपको बता के क्रेडिट जो है दूसरों को देने का प्रयास करें, वो ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया उसको इसका क्रेडिट देना चाहिए, ना कि बी टीम को और सी टीम को। जी अनुभव जी, आपने ब्लेजर बहुत सुंदर पहन रखा। ये ब्लेजर की जरूरत इसलिए पड़ गई कि हिमाचल में आपको गर्माहट नहीं मिली है उतनी जितनी चाहिए थी? नहीं, अभी तो रुझान आ रहे हैं, अभी तो जो काउंटिंग चल रही है पूरी तरीके से गर्मी रहेगी। और क्योंकि शपथ ग्रहण जब होगा तो जाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, इसलिए मैंने ब्लेजर अभी से पहन रखा है। लेकिन अनुभव जी, एक सवाल ये भी बनता है कि आपने जब हर जगह ये जिक्र किया था, एमसीडी में भी आप उतने ही आश्वस्त नजर आ रहे थे, हिमाचल में भी उतने ही आश्वस्त नजर आ रहे थे। ठीक है, गुजरात के जो रुझान है वो फेवर में आ रहे हैं, लेकिन फिर ये एक तरफा जो हम गुजरात में देख रहे हैं ये एमसीडी और हिमाचल में क्यों नजर नहीं आ पाया? देखिए, चुनाव जब पार्टी लड़ती है तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, बाकी हमारे मुद्दों पर वोट देना ना देना ये जनता के हाथ। गोपाल इटालिया भी पीछे चल रहे हैं, ईसुदान गढ़वी आगे चल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? आम आदमी पार्टी का गुजरात में वैसे भी कोई ग्राउंड पे कुछ था नहीं, और मैं अब भी बताता हूं कि ये आम आदमी पार्टी और उसका अपना जो है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं। हमें धन्यवाद देना चाहिए, वहाँ की जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने आशीर्वाद इतने बड़े पैमाने पर दिया है। धन्यवाद। 150 से ज्यादा सीटों में जीतेंगे। अब जैसे परिणाम आएंगे उसका आकलन हम करेंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कब आएंगे? उनका कार्यक्रम मुझे पता नहीं है, पर वो दिल्ली में है और पार्लियामेंट चल रही है, तो देखना है कि वो कब आए। एक और रोड शो होगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में सारे जो विजेता है
अहमदाबाद की सारी सीटें हम जीतेंगे और सारी सीटों के विजेता अपने अपने तरीके से रोड शो करेंगे और फिर मुख्यमंत्री और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ आएंगे दोपहर में। एक आखिरी सवाल, इस बार डिप्यूटी सीएम की फॉर्मूला होगी तो क्या हर्ष संघवी को डिप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है? देखिए वो तो आगे अब मुख्यमंत्री जी को तय करना है, उनका विषय है, आगे निर्णय लिया जाएगा। शुक्रिया यमल जी। सीधे तौर पर आश्वस्त नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और 150 सीटें जीतने की बात करें विजय जी, यानी जो माधव सिंह सोलंकी का आप देख रहे हैं उस दौर में जो 181 में से 82 सीटें आई थी, 42 सीटें जो आई थी, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने की बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यानी जिस तरह कहा गया था कि राज्य में भूपेंद्र और केंद्र में नरेंद्र, ये फॉर्मूला लेकर आगे जाएगी। जी बिल्कुल वही उनको चल रहा है कि माधव सिंह सोलंकी का जो रिकॉर्ड है 149 सीटों का गुजरात में 1985 में जो हुआ था, उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि इस बार हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जो खुद मुख्यमंत्री के तौर पे 2002 में नरेंद्र मोदी जी का रहा था 127 सीटों का, उस रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शुभ मल्होत्रा भी जुड़ी हुई हैं। शुभ, आपका क्या कॉमेंट है, फर्स्ट कॉमेंट अभी जो चल रही है, पहले दौर की जो काउंटिंग है उसको कैसे आप देख रही हैं? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे देख करके। गुजरात की जनता को मेरे ख्याल से मुझे बधाई देनी चाहिए। उन्होंने अपना एक जनतंत्र के तरफ जो उनके जिम्मेदारी है वो निभाई, अपना विकल्प गुजरात में खुद खड़ा कर रहे हैं वो। तो एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आज देने वाले हैं वो लोग। भाजपा का बेस्टियन है, अभेद्य किला है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री का गढ़ है, तो वहां पर जाकर के उस किले को भेदा है कहीं पर आम आदमी पार्टी ने, बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी और कांग्रेस को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, मुझे लगता है। अच्छी बात है शुभ, ये अच्छी बात है कि आप हमेशा खुश रहती हैं, लेकिन जिस किले को ध्वस्त करने जा रही हो सेना, वो उस किले को भेदने पर भी खुश हो, ये ठीक है? देखिए, ध्वस्त करना और पूरा बहुमत लाना वगैरह, ये तो देखिए थोड़ी सी हाइपरबोल इलेक्शन में चलता ही है, लेकिन उनको थोड़ा क्रेडिट इस बात का भी देना चाहिए कि पहला इलेक्शन इतनी जोर शोर से लड़ा उन्होंने और वहां पर जाकर के ऐसी जगह सेंध मारी है जो गढ़ है बिल्कुल भाजपा का। तो उनको इस बात का क्रेडिट मुझे मेरे ख्याल से अभूतपूर्व है ये चीज। कल भी जो हुआ वो भी अभूतपूर्व था, आज भी जो हुआ है वो भी अभूतपूर्व है आम आदमी पार्टी। ठीक है वीरेंद्र जी, हिमाचल के जो चुनाव के नतीजे देख रहे हैं, वहाँ पे प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने काफी चुनाव प्रचार किया। क्या आपको लगता है कि अभी कांग्रेस में राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी की भी एक डिबेट चलती रहती है लीडरशिप में, तो क्या राहुल गांधी तब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और एक दूसरे लेवल पर चल रहे हैं, प्रियंका गांधी को कांग्रेस के लीडर के तौर पे स्वीकार करना चाहिए? विजय जी देखिए, जब ये चुनाव में गए तो 3-0 से ये चुनाव था, बीजेपी 3 पे थी और विपक्ष 0 पे था जी। कल वो लोग एमसीडी में 1 विकेट आउट हो चुके हैं और अभी दूसरी और तीसरी विकेट भी उनकी गिरने वाली है। तो जहाँ बात है, आज ये चुनाव जो लोग भाजपा के लोग कहते थे कि हम ही हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जो मिस गोल्ड की पार्टी है, उन्होंने ये प्रचार किया था, तो निगम में विपक्ष से हारे हैं। आज हिमाचल और गुजरात में भी उनकी हार हो, हिमाचल की कंफर्म है और गुजरात में भी हार हो सकती है जब नतीजे आएंगे। और जहाँ की बात है नेतृत्व की, नेतृत्व हमारा कलेक्टिव लीडरशिप होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी हैं और सभी नेतृत्व, प्रियंका जी भी हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे नेतृत्व हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें कहीं भी सबका काम बटा हुआ है। आज देश में नफरत का माहौल है, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी राहुल जी की नफरत छोड़ो भारत जोड़ो है। लेकिन नफरत के साथ साथ आपने चुनावी राज्यों को भी बीच में छोड़ दिया और भारत जोड़ो यात्रा में आप लगे रहे, और इसी वजह से हम जो परिणाम देख रहे हैं, एमसीडी में आप आउट हो चुके हैं, गुजरात में बहुत अच्छा कुछ खास नहीं है, और यहाँ पर हिमाचल की बात कर ले तो शायद ये कहा जा सकता है कि रिवाज जो चला रहा है उसके बलबूते शायद कुछ उम्मीद कांग्रेस को रह सकती है। चर्चा आगे रहेगी, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात और हिमाचल के चुनावों की। हमारे सभी सहयोगी अलग अलग स्थानों पर गुजरात में, हिमाचल में। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब वो शासन में आती है तो जनता लाइक करती है कि भाई ये गुड गवर्नेंस देते हैं और डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाते हैं, जिससे शांति व्यवस्था भी अच्छी बनी रहती है और लोगों को सुरक्षा भी मिलती है। ये बड़े कारण है।
कंसिस्टेंसी की लोग बात करते हैं। सर 27 साल से बीजेपी का राज है वहाँ पे गुजरात में, नरेंद्र मोदी का परचम अभी भी लहराया हुआ है, किस तरह से वो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट से ढक जाती है जी, क्योंकि जनता कहती है यही पार्टी ठीक है, हमें सुरक्षा भी मिली हुई है, कानून व्यवस्था भी सुधरी हुई है, डेवलपमेंट भी ठीक है, गुड गवर्नेंस भी है, नागरिकों को लाइफ सुधरती है, तो वो जनता पसंद करती है। बीजेपी सर मोदी जी ने एक रैली में कहा था कि हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ी है नरेंद्र भूपेंद्र की सरकार, तो उसका असर हो गया क्या? गुजरात और हिमाचल दोनों में आज देखिए, गुजरात तो इतिहास बनाने जा रहा है और हिमाचल में भी कई वर्षों से ये विषय था कि एक पार्टी आएगी एक पार्टी जाएगी, वो भी परंपरा टूट रही है। राजस्थान पे असर पड़ेगा, राजस्थान पे असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने एक टिप्पणी करी है। अर्जुन मेघवाल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, राजस्थान से आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सबसे विश्वस्त लोगों में से एक माने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, और जो अभी पहले दौर की मतगणना है और उसके बाद जो रुझान दिखाई दे रहा है उसमें 156 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। May I have your attention, please? कांग्रेस के राजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, वड़सर से कांग्रेस के इंद्र दत्त लखनपाल आगे चल रहे हैं और नादौन सीट से कांग्रेस के सुखविंदर सुक्खू आगे चल रहे हैं। चिंतपूर्णी से बीजेपी के बलवीर चौधरी आगे चल रहे हैं। वहीं गुजरात में बीजेपी 152 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 19 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 7 वोटों से आगे चल रही है। गुजरात बीजेपी में जश्न का माहौल है, रुझानों में बहुमत के पार पहुंचती नजर आ रही है बीजेपी। पीपल एंडोर्स कर रहे हैं, पीपल आर एक्सेप्टिंग एंड एंडोर्सिंग द मॉडल ऑफ गुजरात लेड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रॉम ऑलमोस्ट 2001। इसलिए मुझे लगता है जो गुजरात मॉडल हम देश के सामने भी रख रहे हैं वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो आई कांग्रेचुलेट, मैं गुजरात के लोगों को भी कांग्रेचुलेट करता हूं, गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को भी कांग्रेचुलेट करता हूं, हमारे कार्यकर्ता को भी कांग्रेचुलेट करता हूं। दिस इज द वन ऑफ द एवर बिगेस्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री इन द इलेक्शन। राजनाथ जी ये केंद्रीय मंत्री संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी थे जो भी बता रहे हैं गुजरात और हिमाचल में काउंटिंग हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जश्न और मूड यहाँ पर भी बेहतर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में संसद का सत्र शुरू होने वाला 11 बजे, उससे पहले आप देख रहे हैं कि संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी को आपने सुना, उससे पहले अर्जुन मेघवाल को सुना। वो लगातार इस पर विश्वास जता रहे हैं कि रिकॉर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। ये जश्न के माहौल की आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, गुजरात में जश्न शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी के बीच में। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल झाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। मेहुल, अभी जिस तरह से मतगणना हो रही है और रुझान आ रहे हैं सामने, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी माधव सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड को तोड़ देगी? देखिए, रुझानों में जरूर लग रहा है कि 152 विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता नजर आ रहा है। अभी 19 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, 7 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 5 पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं वो आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रुझानों की बात है। मुझे लगता नहीं है कि 149 वाला रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाएगी, पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी 7 विधानसभा क्षेत्र पर आगे चल रही है। धोराजी से मैं बताऊं कि ललित वसोया जो कि कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया और साथ ही साथ बड़ा बयान भी दिया है कि आम आदमी पार्टी की वजह से उनकी सीट उनके हाथ से निकल गई। धोराजी से उनके प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेंद्र पाडलिया आगे चल रहे हैं, जो कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने धोराजी क्षेत्र से उनको टिकट दिया है। मैं आपको बताऊं कि शंकर चौधरी थराद से आगे चल रहे हैं। धानेरा में मावजी देसाई जो है वो निर्दलीय के रूप में बागी उम्मीदवार हैं, 10,000 वोट से ज्यादा आगे चल रहे हैं। ये जो बागी उम्मीदवार का आपने जिक्र किया धानोरा का, तो भारतीय जनता पार्टी के 19 बागी उम्मीदवार हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है, क्या स्थिति उस समय चल रही है? और दूसरी बात, 3 महत्वपूर्ण सीटों पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो है गांधीनगर साउथ, विरमगाम और बड़गाम, यानी हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी। हार्दिक और अल्पेश ठाकुर आगे चल रहे हैं। हार्दिक पटेल 2300 मत से अभी के आधे घंटे पहले आगे चल रहे थे।
अल्पेश ठाकुर भी आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 29,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वडगाम में थोड़ा आगे पीछे है, जिग्नेश मेवाणी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, पर बाकी लोगों को उम्मीद है कि वडगाम में जिग्नेश अपनी सीट निकाल कर ही छोड़ेंगे। अब रुझानों की बात है, रुझान चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक में ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, पर गांधीनगर के कमलम में जश्न का बड़े पैमाने पर माहौल है। आतिशबाजियाँ हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता और प्रवक्ता सब झूम रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि एक बार फिर से मतलब 27 के बाद 32 साल तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज रहेगी और कांग्रेस को 32 साल का वनवास हो गया है, जहां पर बड़े मेहुल आपने 32 साल के वनवास की बात की है और 32 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात की है, तो गुजरात के एक एमएलए हैं जो 32 साल से एमएलए रहे और इस वक्त कैंडिडेट हैं द्वारका में, पब्बूबा। उनका रिकॉर्ड क्या हो रहा है, क्या वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार? देखिए, पहले चरण में 1 दिसंबर को जहां वोटिंग होनी थी वो द्वारिका में पब्बूबा वीरम्बा मानेक 32 साल से विधायक के तौर पर चुनते आ रहे हैं। इस बार अभी अभी रुझानों में पब्बूबा पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के मुलू भाई के प्रत्याशी हैं उनसे। लगता है कि द्वारिका जो देवभूमि द्वारिका की ये भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला था। इससे पहले पब्बूबा निर्दलीय भी लड़े, चुनते आए, फिर कांग्रेस में आए, फिर भी चुनते गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में लगातार चुनते आ रहे हैं पिछले 4 टर्म से। जिस तरह से देखा जाए कि इस बार मुलू भाई कंडोरिया कांग्रेस के प्रत्याशी है द्वारिका से, वो पब्बूबा से आगे चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि वोटिंग इस विधानसभा क्षेत्र पर महज 49% ही हुई थी। अब आम आदमी पार्टी ने भी जोर आजमाइश की और उन्होंने हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट काटे हो और मुलू भाई कंडोरिया पर ज्यादा भरोसा जताया हो। मुलू भाई आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के मुलू भाई का जिक्र कर रहे हैं तो द्वारका से जुड़ी हुई जिला है पोरबंदर, और पोरबंदर में कांग्रेस के एक बड़े नेता अर्जुन भाई मोडवाडिया हैं, उनकी क्या स्थिति है? अर्जुन मोडवाडिया आगे चल रहे हैं अपने जो पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी है चुनाव के बाबू बोखिरिया, उनसे और मोडवाडिया आगे चल रहे हैं। जामनगर नॉर्थ में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, ये भी एक दिलचस्प बाबत है। हालांकि रीवाबा 7,500 वोट से आगे चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है। यहाँ के जो कृषि मंत्री है राघव जी पटेल जामनगर से, वो भी आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खेड़ा जिले में बड़ी सेंध लगी है कांग्रेस को, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। एक जो सीट है अमित चावड़ा, वो आंकलाव से आगे चल रहे हैं। बाकी ज्यादातर विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जी, खेड़ा तो सरदार पटेल का जन्म स्थान भी रहा है, कांग्रेस वहां पर हमेशा से ताकतवर रही है। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, तो आम आदमी पार्टी के 2 उम्मीदवार, खासतौर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी और अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष जो है गोपाल इटालिया, उनका क्या हाल है? और सूरत में अल्पेश कथीरिया। देखिए, सूरत में एक सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, वो पूर्व की सीट है। गोपाल इटालिया जो है और वराछा रोड से, और ये अल्पेश कथीरिया है, वो अभी अभी पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में ईशुदान गढ़वी भी आगे चल रहे दिख रहे थे, पर जिस तरह से अभी ये पूरी वोटिंग होगी, रुझान खत्म होंगे और एक्चुअल स्थिति जो 12:30-1 बजे सामने आएगी, उसमें तीनों ये महारथी हैं आम आदमी पार्टी के, जो कि बड़े चेहरे हैं। क्योंकि 2 पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए थे, हार्दिक पटेल की वजह से वो चेहरा बने, हार्दिक पटेल भी चेहरा बने, हार्दिक पटेल भी आगे चल रहे हैं तकरीबन 2800-2900 वोट से। तो अल्पेश और जो गोपाल इटालिया है, उनकी स्थिति एक आध घंटे में साफ हो जाएगी कि वो कितने वोट से आगे या कितने वोट से पीछे चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि दोनों ही प्रतिद्वंदी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, दोनों ही मंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं। कुमार कानानी भी आगे चल रहे हैं और जो गोपाल इटालिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। जी, हिमांशु भायानी हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो मैं एक सवाल उनके साथ लेना चाहता हूं। हिमांशु जी, मेहुल ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, क्या आप समझते हैं कि आम आदमी पार्टी को जितनी परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी वो उतना नहीं कर पाई, ऐसा आपको लगता है? हिमांशु जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। वीरेंद्र जी, आपको लगता है कि ये जो पूरा नतीजा दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का कर्तव्य है? कांग्रेस, यदि आम आदमी पार्टी अच्छा नहीं करती तो कांग्रेस कुछ अच्छा कर लेती? देखिए,
चुनाव नतीजे के बाद इसकी तो हमें सोचना, मैं पहले भी कहा है कि हमें नतीजों को अच्छे से विश्लेषण करना होगा जी। और जहां अभी मेरे को नहीं पता, मैं आपके चैनल के परसेंटेज पे ही विश्वास करता हूं कि जब ये दिखाया गया कि बीजेपी 50% वोट लिए हैं, कांग्रेस पार्टी 30% और आम आदमी पार्टी 12%, तो कहीं ना कहीं मत विभाजन हुआ है विपक्ष का, जिससे कि विपक्ष के वोट ज़्यादा हैं। और पर क्योंकि मत विभाजन था, इसलिए फ़ायदा बीजेपी की बी टीम ने, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दिलाया है। लेकिन वीरेंद्र जी, एक आप ये भी तो देखिए ना कि आम आदमी पार्टी अभी देखिए कितनी जल्दी आई थी, लेकिन उस हिसाब से आप देखिए कि पंजाब में भी सरकार बना ली, वहां से आपका जो एक तरह से कहा जाता है कि जो मजबूत वजूद रहा है उसे हिलाकर रख दिया। यहाँ पर आप देखिए एमसीडी में आप कितने वक्त तक काबिज रहे, दिल्ली में शीला दीक्षित का काम था और आप कहते भी थे कि अनुभव काम कर सकता है, लेकिन वो भी काम नहीं किया। लेकिन और अब गुजरात में भी एक साथ 3 राज्य में आप ये समझिए ना कि किस तरह से आपका जो वजूद है उसे खत्म करने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, एक सबसे बड़ा जो प्रचार तंत्र में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, जैसे कि आपके अनुभवी पत्रकार बता रहे थे कि भाजपा ने चुनाव से दूसरी पार्टियों का प्रचार, टीवी से प्रचार ही खत्म कर दिया। उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिमिटेड रिसोर्सेज थे। दोनों पार्टियां आप देखिए कि जितना दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार गुजरात में एड एजेंसीज को पैसा दे रही थी, तो आपके सामने था कि प्रचार तंत्र पर जो रिसोर्सेज यूज़ किए गए हैं वो एक नया चलन 2014 से आया है। पहले नेता, नीति और नियत की बात होती थी, अब प्रचार जो है आधुनिक है और उसमें जो पैसा खर्च किया जा रहा है, जो पैसा खर्च किया जा रहा है, की टीम तो आपकी भी स्ट्रांग है। क्यों नहीं ऐसे मुद्दे, मोरबी जैसा मुद्दा आप लोग नहीं भुना पाए, बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा किया गया वो आप नहीं भुना पाए, बिजली की बढ़ती दरें सबसे ज्यादा गुजरात उन राज्यों में से आता है। चारू जी, आज भी बीजेपी के निर्वाचित किसी भी सदस्य से पूछ लो, एक नया स्कूल जब से भाजपा का शासन आया है, अभी नहीं 27 साल पुरानी बात कर रहा हूं, एक नया सरकारी अस्पताल जो कि भाजपा ने ही जिसका शिलान्यास की, फाउंडेशन स्टोन की हो, और वही सरकारी अस्पताल में आज इलाज मिल रहा हो, तो बात है। वीरेंद्र जी, ये बात अगर आप वोटर को समझा पाते तो शायद नतीजे कुछ और होते। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ अनुभव जी जुड़े हुए हैं, जसवीर जी जुड़े हुए हैं, शुभ है और मेहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसको चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात और हिमाचल के चुनावों की। वोटों की गिनती का काम तेजी से जारी है और उससे भी तेजी से न्यूज इंडिया पर आपको उसकी अपडेट खबर मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़े। चले गए तो मुझे लगता है बगैर लड़े उनको इतनी सीटें मिल रही, तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है उनके लिए। की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी, जीएसटी के कारण एक आर्थिक स्थिति थी। ये पहला गुजरात का चुनाव है जो सहज परिस्थिति में हुआ है, तो मुझे लगता है गुजरात में विकास के कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं और गुजरात की अस्मिता और उनके ऊपर श्री नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व की अपार लोकप्रियता के कारण यह ऐतिहासिक जनादेश आ रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गुजरात गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का गृह राज्य है और हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के विषय में तो खुद मोदी जी ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र के नेतृत्व में टूटेगा, तो परिस्थितियां उस तरफ दिख रही हैं और बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल जी ने भी बहुत काम किया था और हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल तक जितने वर्कर्स का एक कार्य था, उन्होंने भी उस संदेश और विकास के कार्य को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपना ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की तरफ बढ़ रही है। हिमाचल में जिस तरह कड़ी टक्कर दे रही कांग्रेस, देखिए हिमाचल में अभी अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे राज और रिवाज के बीच में 2020 मैच के आखिरी ओवर्स जैसा खेल चल रहा है। अंततः हम आश्वस्त हैं कि राज कायम रहेगा और रिवाज बदलेगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना। एक बड़ी खबर, नादौन सीट पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू आगे चल रहे हैं। 3606
वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के विजय कुमार पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, नादौन सीट पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू आगे चल रहे हैं, 3606 वोटों से आगे चल रहे हैं और यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी विजय कुमार पीछे चल रहे हैं। जी, हमारे सहयोगी जसवीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसवीर साहब, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल की सड़कों पर हर 100 मीटर पर लिखा हुआ होता है कि खतरनाक मोड़ आगे है, और मुझे लग रहा है जो अभी हम लोग देख रहे हैं रुझान, उसमें फिर से भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है और कांग्रेस रुक रही है। तो ऐसे लग रहा है परवाणु से जो गाड़ी चली थी वो शिमला पहुंचने से पहले ही कांग्रेस की गाड़ी में मंडी पर ही ब्रेक लग गया है। तो बिल्कुल, अभी जो बात हो रही थी गुजरात में, ये मैच लगता है 2020 का है, क्योंकि हर ओवर में ऐसा लग रहा है कि ये मैच इस पार्टी की तरफ हो गया और दूसरे ओवर में पता लगता है ये मैच दूसरी पार्टी की तरफ चला है। जो बात आप कह रहे हो कि हर बोर्ड में 100 मीटर के बाद कोई बोर्ड तीखा मोड़ आ जाता है, एक मोड़ चला जाता है बीजेपी की तरफ, दूसरा मोड़ चला जाता है कांग्रेस। ऐसे कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लगाई जा सकती जब तक रिजल्ट आ नहीं जाते, और कोई भी ये प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा है कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, क्योंकि मार्जिन इतना कम है दोनों पार्टियों में और दोनों प्रत्याशियों में जो वोटों का अंतर है बहुत कम है। कुछ ही समय में, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी आगे जा रही है और कौन सी पार्टी पीछे जा रही है। नजर तो हमारी बिल्कुल बनी हुई है, और जब जैसे ही ग्राउंड लेवल पे हमने बात करने की कोशिश की तो लगभग 80% लोगों का यही कहना है कि बीजेपी सरकार दोबारा आ सकती है, क्योंकि बीजेपी ने काम बहुत किया है और जितने भी बीजेपी के बड़े नेता थे उन्होंने अपनी पूरी ताकत हिमाचल में झोंक दी थी, और नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह और बड़े जितने भी लीडर हैं उन्होंने आके यहाँ पे रैलियां की। उनकी रैलियों में बहुत से ऐसे इकट्ठ देखने को मिला, तो वहां पे ये प्रेडिक्शन लगाई जा सकती थी कि शायद बीजेपी को लोग वोट दोबारा देंगे। पर जैसे ही रुझान सुबह आज आने लगे और उसमें रुझानों में कांग्रेस का रुझान आगे आने लगा, तो ये मैच 2020 होता ही नजर आ रहा है और कुछ भी ये जानकारी अभी हो नहीं पा रही कि कौन पार्टी आगे आएगी, कौन पार्टी पीछे रहेगी। ठीक है, 2020 का मैच चल रहा है, अब ये सुपर ओवर तक पहुंचेगा। सुपर ओवर की जरूरत पड़ेगी, यानी जो अदर्स 4 दिखाई दे रहे हैं वो इस सुपर ओवर में किसी की सरकार बनाने में मदद करेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको हम देखेंगे जब नतीजे पूरे आ जाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि चहल भी जुड़ गए, रोहित चहल हमारे साथ रोहित चहल सॉरी जुड़ गए हैं। रोहित जी, अभी जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं हिमाचल में जो है खास तौर से, वो गाड़ी रुक रुक के चल रही है, थोड़ा सा पुश की जरूरत है। ये डबल इंजन है ना, पूरी तरह से चल नहीं पाया, कौन से इंजन में ज्यादा गड़बड़ रही? मुझे लगता है जब आप परिणाम आएंगे तब अंतिम परिणाम जब आएंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि जो इंजन है वो इंजन कितनी तेज़ी से चला और जिस प्रकार से जो गाड़ी जहाँ तक पहुँचनी है वहाँ तक पहुँचेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर बनेगी। और जहाँ तक आप देख रहे हैं गुजरात के अंदर भी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का आशीर्वाद और प्यार है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, चाहे वो गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता है। जिस प्रकार से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा बनाए रखा है अपना, उसके लिए मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक जीत गुजरात के अंदर और हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी दर्ज कराने जा रही है। चहल साहब, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आम आदमी पार्टी को आपने हिमाचल से पुश करके गलती कर दी? आपने उनको हिमाचल में चढ़ने नहीं दिया और दिल्ली में ही बैठा दिया। तो एक तो दिल्ली में आप जो है एमसीडी में हार गए, और दूसरा हिमाचल में आम आदमी पार्टी कुछ कर लेते तो शायद आपको ज़्यादा मदद मिल जाती, जैसे गुजरात में मिली है। देखिए, हम पॉजिटिव कैंपेन लेके चलते हैं। अपना जो काम है, अपना जो विकास कार्य है, उनको लेके गए, और जिस पार्टी को क्या करना है, कहाँ अप करना है, डाउन करना है, वो उनके ऊपर है। मुझे लगता है उनको भी मालूम था कि हिमाचल में मैदान छोड़ के जिस प्रकार से उत्तराखंड में उन्होंने मूर्ति खाई, जिस प्रकार से आपने देखा हरियाणा के अंदर बाई इलेक्शन हो, जिस प्रकार से उन्होंने गोवा की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, उन्हें भी मालूम था। और अब गुजरात के अंदर भी आप देखेंगे जिस प्रकार से अगर परिणाम जब आएंगे, अंतिम परिणामों में ध्यान में आएगा कि उनका गुजरात में बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि लेकिन रोहित जी, जब बीजेपी के नेता कहते हैं कि बीजेपी के नेता रोहित जी जब विकास की बात करते हैं और कहते हैं कि जो विकास है मॉडल फॉर नेशन है, उसे ही मॉडल फॉर गुजरात बताया जाता है, लेकिन फिर मॉडल फॉर हिमाचल की बात होती है तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद कुछ कमी रह गई है। अगर हम अभी स्थिति देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस और बीजेपी इसी 2020 मैच में बहुत बार ऐसा रहा कि बहुमत के पास तो गए, लेकिन सरकार बीजेपी बनाकर ले जाती है प्लान बी के जरिए। तो क्या ऐसी
तैयारियां शुरू हो गई हैं हिमाचल में? देखिए, मुझे लगता है आप ही के जो अभी रुझान आ रहे हैं उस रुझानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है हिमाचल के अंदर 35 सीटों पे आ गए और कांग्रेस 30 सीटों पे आ गए हैं। तो मुझे लगता है जब अंतिम परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल खेलेगा। और जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो जब भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे अपने जो जिस तरीके से जो डेवलपमेंट की है, विकास किया है, उसके ऊपर वोट मांगती है। जनता का आशीर्वाद, लगातार प्यार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना हुआ है और आप निश्चित तौर पे विकास पे और डबल इंजन की जो हमारी सरकार थी उसके पे ही भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों ही राज्यों के अंदर बनने जा रही है। जी, शुभ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभ, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी यदि हिमाचल में रहती, उनकी सांस नहीं फूलती और या उनका लालच दिल्ली में नहीं रहता, तो शायद वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक सकती थी हिमाचल प्रदेश में? देखिए, अभी तो खैर आंकड़े आ रहे हैं और सारे आंकड़े आए नहीं है, थोड़ा उनको आने दे तब हम डिसाइसिव विक्ट्री दें किसी को। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन हो, हर जगह कहीं पर आम आदमी पार्टी ने एक तौर पे तो साफ साफ लीड जरूर लिया और वो है नैरेटिव सेट करने में। अब हिमाचल में आप ले लीजिए, जहां पे इन्होंने बिजली की बात करी तो 300 यूनिट बिजली फ्री इनको कॉपी करके और कांग्रेस ने भी बोल दिया। जब इन्होंने गुजरात में जाकर के स्कूलों की बात करी और गुजरात के स्कूलों की हालत की बात करी तो प्रधानमंत्री जी को खुद स्कूलों के अंदर जाकर के और फोटो खिंचवाने की जरूरत पड़ने लग गई। तो कहीं पर नैरेटिव इनका सबसे आगे चला है और मेरे ख्याल से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत बड़ा थ्रेट होने वाले हैं दोनों जगहों पे। जी, रोहित आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? वक्त है ब्रेक का। जी देखिए, मुझे लगता है अगर दिल्ली एमसीडी का आकलन अगर सही से किया जाए तो उनको ध्यान में आएगा सत्येंद्र जैन जो इनके जेल मंत्री जेल में बैठे हैं, उनकी जो तीनों सीटें थी वहाँ पर उनकी विधानसभा में हार गए। मनोज सिसोदिया जी के बड़े नेता है मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का, उनके सगे भतीजे तो हारे ही हारे। साथ साथ उनकी विधानसभा में 4 में से 3 सीटें मनीष सिसोदिया की सीटों पर हार गए। आतिशी जी की सीटें चारों की चारों हार गए, जो निगम की सीटें उनके वार्ड 4 वार्ड आते हैं। तो मुझे लेकिन आदेश गुप्ता जी की सीटें भी तो देखनी पड़ेंगी, उनके विधानसभा में क्या रहा? जो खुद के वार्ड थे अरविंद केजरीवाल, देखिए सरकार जो है अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदेश जी नहीं अरविंद केजरीवाल जी हैं। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों के एग्जिट पोल थे उससे ज़्यादा सीटें मिली और इतने बड़े बड़े नेता जो अपने अपने खुद की सारी विधानसभाएं हार गए, उसको आकलन होना चाहिए ना। आतिशी जी पूरी विधानसभा क्यों हार गई, क्यों मनीष सिसोदिया जी पूरी विधानसभा हार गए, क्यों सत्येंद्र जैन जी की पूरी विधानसभा आम आदमी पार्टी हारी, इसका भी तो जवाब आपको मांगना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, क्या कारण रहा? इतना बड़ा विकास मॉडल था, भ्रष्टाचार मॉडल था, भ्रष्टाचार के ऊपर जनता ने उनको नकारा और निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में आपको ध्यान रोहित आपने है ना एमसीडी के बिल्कुल आप जो है एनालाइज जो है ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपने जो है इस एनालिसिस का केवल एक ही पेज पढ़ा, दूसरे पेज पे बीजेपी के 7 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी आप पढ़ लेते तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते थे कि क्या हो रहा है। खैर ये आपकी पार्टी का मसला है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। गुजरात और हिमाचल का हर पल का हर सीट का अपडेट हमारे साथ रहेगा, तो फिर आपको कहीं जाने का नहीं है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।